हेलो स्टूडेंट, आज 25 सितंबर 2020 को हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी। ठीक है बेटा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पिछली बार भी आपको इसके मैंने फीचर्स बता दिए थे। ठीक है, उसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया होगा। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। ठीक है, कि भाई जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं एंड उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वो तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसका तैयार कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब नई चीज़ आती है तो वो अपने साथ कुछ बेनिफिट लेके आती है, लेकिन साथ साथ में उससे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो वही क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास बुक्स नहीं है, इसलिए मैं जीएसटी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के नोट्स बना के उसमें से आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी। आप लोग उसको समझने की कोशिश करना। जिसको समझ में नहीं आएगा वो वापस मुझे जो है या तो कॉल कर देना या फिर मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट है जीएसटी एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, जीएसटी वो कहता है कि भाई जो जीएसटी है वो टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, और वो कैसे करता है देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ए है, ठीक है, ए एक मैन्युफैक्चरर है, तो इसने जब मैन्युफैक्चरिंग की होगी, प्रोडक्शन किया होगा, उसको ये सेल करेगा किसको? बी को। ठीक है, बी को सेल करेगा तो ए ने जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है वो अपना टैक्स इससे वसूल कर लेगा। माना इसकी कॉस्ट थी यहाँ पे 1000 की गुड्स इसने बनाई थी, उस 1000 पे इसने जो है 100 रुपीज़ टैक्स पे किया था, तो सेल प्राइस हमारी हो गई थी 1100। ठीक है, 100 रुपीज़ इसने टैक्स पे किया है। अब ये क्या कहेगा बी को कि भाई जो मेरी गुड्स हैं, ठीक है, ये कहेगा कि जो मेरी गुड्स हैं वो 1100 की कॉस्ट है, प्लस उस पे उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया है कितना? 200 रुपीज़। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 1300। तो बी ने वो चीज़ हमारी 1300 की खरीदी। ठीक है, और उस 1300 में 100 रुपीज़ का टैक्स भी इसमें इंक्लूड था। उसके बाद सी ने अपने उस गुड्स को बी ने अपने उन गुड्स को सी को सेल किया। अब इसने क्या किया कि उस 1300 पे, ठीक है, इसका जो भी टैक्स था उस टैक्स लगा के 1300 हो गया, प्लस उस पे उसने 300 का प्रॉफिट जोड़ के 1600 की वो गुड्स सेल कर दी। मेरी बात समझ रहे हो? तो सी के लिए वो गुड्स पड़ गई 1600 की। अब सी ने फाइनली जो है सेल कर दी गुड्स डी को। ठीक है, तो डी ने जब सी ने डी को गुड्स सेल की, इसने कहा भाई मेरे को तो ये जो गुड्स हैं वो 1600 की पड़ी हैं, प्लस मैं इस पे अपना 400 रुपीज़ टैक्स जोड़ के मैं ये गुड्स बेचता हूँ 2000 रुपीज़ में। और डी क्या है? डी के लिए वो गुड्स पड़ेगी 2000 की। ऐसे ही देखो, कैस्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। ए से बी तक 100 रुपये जुड़ा टैक्स का, बी से सी तक जो है 200 रुपये जुड़ा, और सी से डी तक 400 जुड़ा। इस तरीके से ये कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ गया। इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस चीज को जीएसटी ने कैसे खत्म किया है वो देखो। अब देखो जीएसटी में क्या किया। ठीक है, तो जीएसटी ने क्या किया कि जीएसटी में अब देखो अंडर जीएसटी रेजिम, ठीक है, जीएसटी रेजिम में क्या हुआ कि जैसे ए है, ए ने वो गुड्स सोचो कि उसने जो रॉ मटेरियल थी, ठीक है, जो रॉ मटेरियल था उसने 1000 का खरीदा, उस पे उसने 100 रुपीज़ जीएसटी पे कर दिया, तो टोटल उसके लिए कॉस्ट क्या पड़ गई? 1100 रुपीज़ की। ठीक है,
अब उसने वही गुड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद बी को सेल की, ठीक है, बी को सेल की। तो उसने क्या किया, जो उसने अपना पहला जीएसटी, ठीक है, ये जो 100 रुपीज है ना, ये इसका इनपुट जीएसटी किसका, ए का 100 रुपीज पे किया है, ठीक है, ये पेड हो चुका है। अब जब ए उन्हीं गुड्स को बी को सेल करेगा, माना उसने वो गुड्स उसको 1500 में सेल की है ना, तो वो इस 1500 पे वो आउटपुट जीएसटी भी, आउटपुट का मतलब सेल। देखो जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो जो परचेज पे जो, क्योंकि परचेज भी तक सप्लाई है ना, तो परचेज पे भी उसको जीएसटी पे करना होता है। तो जो जीएसटी उसने परचेज पे किया है उसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी। और अब जब वो गुड्स, वही गुड्स ए जो है बी को सेल कर रहा है, तो उस पर उसको इनकम हो रही है और उस पर भी वो जीएसटी पे करेगा, ठीक है। माना कि उसने 150 रुपीज की जीएसटी पे की, ठीक है, 150 की उसने गवर्नमेंट को ये पे की। अब वो कहेगा भाई 150 में से मेरा ऑलरेडी 100 रुपीज तो गवर्नमेंट के पास जा चुका है, तो अब वो ओनली 50 रुपीज की ही पेमेंट करेगा। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो उसने इनपुट टैक्स पे किया था वो उसने आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्टमेंट कर ली उसकी, क्योंकि देखो ये वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है और ये उसने अब अपनी सेल पे भी देना है, तो क्योंकि इसको कमाई तो उसकी सेल पे ही होगी ना, मेरी बात समझ रहे हो, कमाई उसकी सेल पे होगी, इसलिए वो क्या करेगा कि जो आउटपुट जीएसटी है ये भी उसने गवर्नमेंट को देना है, तो उसकी मतलब टोटल कमाई पे उसने 150 ही देना था उसको, लेकिन उसमें से वो 100 पहले ही दे चुका है। तो अब जो बैलेंस जो हमारा जीएसटी है, बैलेंस जीएसटी 50 रुपीज वो अब पे करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से बी ने सेल कर दी वही गुड्स किसको, सी को, ठीक है। सी ने वही गुड्स उसको बी ने वही गुड्स उसको 2000 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है। और उस सेल पे उसने 200 रुपीज का जीएसटी पे किया है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब ये तो था फॉर ए, अब देखो बी के लिए, बी का क्या है, बी भी एक सेलर है, बिजनेसमैन है, तो उसने कितना इनपुट जीएसटी उसने कितना पे किया, देखो बी ने ये गुड्स 1500 में खरीदी थी और 150 रुपीज इस पे जीएसटी पे कर चुका था, ये ऑलरेडी पेड है, समझ रहे हो। और ये अब आ गया उसका आउटपुट जीएसटी, क्यों, क्योंकि उसने बी ने वही गुड्स सी को सेल की है 2000 रुपये में और उन पे उसने 200 रुपये का जीएसटी भी पे करना है, इसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी होता है सेल पे, आउटपुट जीएसटी होता है इनपुट जीएसटी होता है परचेज पे और आउटपुट जीएसटी होता है सेल पे। तो देखो कमाई उसकी कितनी हुई 2000 रुपये की, 2000 में से उसका जो भी वैल्यू ऐड का मतलब होता है प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट कमाएगा उस पर वो जीएसटी पे करेगा। तो उसने देखो गवर्नमेंट को 200 रुपये का पे करना है अपनी सेल पर, लेकिन उसमें से 150 का तो ऑलरेडी कर चुका है, तो ये भी ओनली 50 रुपीज ही पे करेगा बैलेंस जीएसटी इसकी तरफ से। तो 150 कौन पे करेगा, 50 रुपीज पे करेगा ए जीएसटी के और 50 रुपीज ही पे करेगा बी, मेरी बात समझ गए। इसी तरीके से सी ने डी को वो गुड्स सेल करनी है आगे, मेरी बात समझ रहे हो। तो सी ने वही गुड्स उसको 2500 रुपए की सेल कर दी, ठीक है। सी ने वही गुड्स इसको और 250 रुपीज का उसने जो है क्या दिया है, 280 रुपीज का लगा देती हूँ मैं, 280 रुपीज का उसने जीएसटी पे किया है। तो अब देखो सी के लिए कैसे बना, ये आया हमारा सी ने जब बी से गुड्स खरीदी थी, समझ रहे हो, तो उसने इनपुट कितना टैक्स पे किया था, सी ने इससे खरीदा था तो उस पे उसने 200 का इनपुट जीएसटी पे किया था जो उसकी उस प्राइस में इंक्लूड था। अब जब वही गुड्स सी डी को सेल कर रहा है तो वो 2500 में सेल कर रहा है
और उसने 280 रुपीज़ का यहाँ पे जीएसटी पे करना है उसने सेल पर। तो परचेज पे तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है 200 रुपये, और 280 रुपीज़ अब वो उसने सेल पे करने हैं। तो बैलेंस जो एडजस्टमेंट हम करेंगे, बैलेंस 80 रुपीज़ ही वो बैलेंस जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। समझ गए? इस तरीके से ये जो है हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। देखो, समझ रहे हो कि भाई ए ने जितना खरीदा था और जितना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था उसके एडजस्टमेंट करके अब उसने यहाँ पे अपने इस ट्रांजेक्शन में उसने ओनली 50 रुपीज़ की पेमेंट की है, ओनली 50 रुपीज़ की पेमेंट। ठीक है, बी ने भी आगे अपनी ट्रांजेक्शन की है सी के साथ, उसने भी ओनली 50 रुपीज़ ही पे किया है, और सी ने आगे डी के साथ ट्रांजेक्शन की है तो उसने 80 रुपीज़ ही पे किया है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले पे कर चुके हैं। तो देखो, अगर ये जीएसटी सिस्टम नहीं होता, पहले वाला सिस्टम होता, तो इसमें क्या होता कि भाई ए ने जो टैक्स पहले 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे दिया था तो उसको बी से कोई मतलब नहीं है, बी भी दोबारा ही टैक्स पे करेगा, सी दोबारा टैक्स पे करेगा। इस तरह वो कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइनली कंज्यूमर तक वो गुड्स बहुत ज़्यादा महंगी होके पहुँचेंगी। मेरी बात सुन रहे हो? क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे ट्रांजैक्शन करनी ही नहीं है। समझ गए? तो ए के लिए ए को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, बी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बिजनेसमैन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे से सी है, उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। मतलब ये आईटीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटीसी, आईटीसी सबको ही अवेलेबल हो गई। समझ गए? तो इनपुट टैक्स में से, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या है, वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और इससे हमारे इनको जो भी बिजनेसमैन हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कंज्यूमर के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे टैक्स नहीं करना, उन्होंने अपने कंजप्शन के लिए उसको यूज़ करना है। ठीक है बेटा? तो अब देखो, हमारे जो ये जो इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनपुट सीजीएसटी यानी सेंट्रल लेवल की, एक होता है इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, और एक होता है इनपुट आईजीएसटी। तो इसका रूल क्या है एडजस्टमेंट का, कि जो हमारे इनपुट सीजीएसटी है उसमें से पहले आउटपुट सीजीएसटी को ही हम एडजस्ट करेंगे। मतलब सीजीएसटी में से सीजीएसटी ही फर्स्टली, मैं तो यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ, फर्स्टली वो इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी में से ही एडजस्ट करेगा, और इनपुट एसजीएसटी को वो आउटपुट एसजीएसटी में से ही एडजस्ट करेगा, और इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी को ही वो एडजस्ट करेगा। समझ गए? इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है बेटा? तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी रेजिम में, ठीक है, जीएसटी के एडवांटेज आपको करा दिए थे मैंने, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है बेटा? कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है कि जैसे जीएसटी की रिटर्न जो है हर 3 मंथ के बाद भरी जाती है, रेगुलर रिटर्न जो होती है। ठीक है, जैसे अप्रैल मई जून के एंड में भर दी, या जुलाई के फर्स्ट में भर दी, जुलाई अगर सितंबर एंड में, या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में भर दी। ठीक है, ये 3-3 महीने की इनकी रिटर्न जाती है। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है साल की, लेकिन इनकी जाती है हर 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इसकी जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट है कि भाई जिन कस्टमर का या जिन बिजनेसमैन का जो टर्नओवर है, अगर वो 20 लाख को क्रॉस कर रहा है, मतलब जो उनका टर्नओवर है अगर वो 20 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो उनको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है,
क्योंकि उनको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलेगा जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। विदाउट रजिस्ट्रेशन इनको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम क्या होती है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, या वो रेस्टोरेंट जो नॉन अल्कोहलिक सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो इनके लिए क्या है, या फिर जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि ये एक कंपोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हैं। उस कंपोजिशन स्कीम के अंडर में क्या होता है कि जितना भी जो ट्रेडर हैं वो साल में एक ही बार अपने टोटल टर्नओवर पे, ठीक है, वो अपने टोटल टर्नओवर पे साल में एक बार ही जो है टैक्स पे कर सकते हैं। और जैसे उनके लिए भी कुछ लिमिट्स होती हैं कि 1% उनके लिए जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं उनके लिए 1%, उस 1% में से भी 0.5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 0.5 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इस तरीके से उनका जो कंपोजिशन स्कीम होती है। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है सिंपल एंड ईजी ऑनलाइन प्रोसीजर, कि जो हमारा जीएसटी है उसका जो प्रोसीजर है वो सिंपल है और इजीली आप उसको जीएसटी पोर्टल पे जाके अपनी ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हो। फिर है द नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इज लेसर। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट टाइप की कंप्लायंसेस पहले थी वो अब इन्होंने खत्म करके थोड़ी सी कर दी हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड अंडर जीएसटी। अब शायद जीएसटी से पहले क्या था कि जो सेक्टर ऑर्गेनाइज था, मतलब जिनके बारे में जो अच्छे से अपना टैक्स रिटर्न भरते थे, जिनको पता होता था कि भाई हाँ हमने इसी तरीके से जो है अपनी उनकी मतलब उनकी कमाई का पता होता था कि भाई वो कितना कमा रहे हैं, उनकी इनकम मंथली इनकम हो गई, ठीक है, इन सब का पता होता था। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उनका कोई पता ही नहीं लगता है, जैसे रेडी वाले हो गए और ये छोले भटूरे वाले हो गए, ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे बहुत छोटे बिजनेस करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, क्योंकि उनकी इनकम का गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं होता है, ना ही वो खुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं। लेकिन जीएसटी में उनका भी रेगुलेशन कर दिया गया है। अब उनको भी अपनी हर एक एक्टिविटी का, हर एक ट्रांजेक्शन का के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन बताना होगा। ठीक है, उसके बाद है बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। उसके बाद कहता है जीएसटी का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इससे हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और ओवरऑल हमारी जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो चेंज होके बढ़ गई है, सुधर गई है, मतलब लोग बाहर के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। फिर है रिड्यूस करप्शन कम हो गया है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई है। फिर है कॉमन नेशनल मार्केट थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे कंट्री में एक ही मार्केट हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेशनल मार्केट थ्रू आउट द कंट्री। फिर है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और क्योंकि जीएसटी के आने से ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया है, तो जो हमारे बेचारे बेरोजगार थे पर्सन उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं। हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, और वो कह रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कम थी इनकी, ठीक है, और अब जो है बढ़ा दी है। मतलब पहले जैसे वैट वाले में क्या होता था कि अगर आपका टर्नओवर 5 लाख को क्रॉस कर रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब कंपल्सन था। लेकिन जीएसटी में इन्होंने 20 लाख की जो है थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है कि अगर जो एसएससी है या जो बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अब ये ऐसा अपने जीएसटी में नहीं है कि, लेकिन अगर आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो जीएसटी हमारा जो हायर थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख को क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर 20 लाख को क्रॉस कर रही है तो इट मीन्स अभी हमको अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, नहीं तो उससे पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है बेटा, डिसएडवांटेज मैं आपको अगले उसमें कराऊंगी, अगले वीडियो में। और यहाँ तक देखो जो मैंने आपको ये सारा समझाया है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट समझाया है, कैस्केडिंग इफेक्ट एंड जीएसटी रेजिम में कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे हटाया गया है, आईटीसी क्या है, ये सारा तुम्हें बताया आज के वीडियो में। तो इसको सारे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ के मेरे को यहाँ पे तुम मेरे को यहाँ पे से अपना रिप्लाई देना, जिसको जो चीज़ समझ ना आए मैं इसको दोबारा समझा दूँगी। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाने तैयार करो
और मैं आके चेक करने हैं, तब तुम्हारे नंबर मैं लगाऊंगी। ठीक है, ओके। बाकी मैं आपकी अपनी कल की वीडियो बताऊंगी आपको।